सभी को नमस्कार। तो आइए आज हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो कंपनीज होती हैं उनका बेसिक काम क्या होता है? मेडिसिन बनाना, मेडिसिन को डिस्कवर करना, उनको डेवलप करना, लार्ज अमाउंट में उनको प्रोड्यूस करना और फिर उनको मार्केट करना। मार्केटिंग यहाँ पे लोकली हो सकती है इंडिया में या इंटरनेशनल मार्केट्स में। सो ये एक फार्मा कंपनी का काम होता है और इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है, किस तरह के पैरामीटर्स हमको देखने चाहिए किसी भी फार्मा कंपनी को एनालाइज करने के लिए और किस तरह से उनमें पोटेंशियल हम देख सकते हैं कि वो हमारे पोर्टफोलियो में बेस्ट सूट करे। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात ये होगी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो होती है वो काफी हद तक के रिसेशन फ्री मानी जाती है, क्योंकि ये किसी भी तरह के सिचुएशन हो, इकोनॉमिक क्राइसिस आई हो, लॉकडाउन्स लगे हो या वॉर का सिनेरियो हो या इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ हो रही हो या ना हो रही हो, फिर भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर अपने स्पीड से धीरे धीरे ग्रो करता ही रहता है। क्योंकि दवाइयां जो हैं, जो मेडिसिन हैं, वो एक बेसिक नेसेसिटी है। क्योंकि जो दवाइयां होती हैं उनको कॉमन मैन खुद खरीदता है, फिर उनके जो एम्प्लॉयर होते हैं जहां पे मान लो वो नौकरी कर रहे हैं तो वहां से भी उनको एक तरह से रीइंबर्समेंट मिलता है और फिर हर देश की गवर्नमेंट भी दवाइयों में, हेल्थ केयर में एक अपना बजट खर्च करती है। तो इस वजह से फार्मा की जो ग्रोथ है और जो उसमें एक बिजनेस है वो स्टेबल बिजनेस है और इसी वजह से ये हमेशा एक अट्रैक्शन बना रहता है। और हम ये कह सकते हैं कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में एक फार्मा का शेयर रखते हो तो हम ये बोल सकते हैं कि ये काफी हद तक एक अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि वो आपके पोर्टफोलियो को उस तरह से कंटिन्यूअस ग्रोथ धीरे धीरे देता रहेगा। तो इस वीडियो में चलिए हम पहले तो ये समझ लेते हैं कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर क्या होता है, उस सेक्टर में हमें किन किन तरह के एनालिसिस को करने की जरूरत होती है। तो चलिए पहले तो हम एक रिपोर्ट देखते हैं जो कि इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की एक रिपोर्ट है। यहाँ पे हम ये रिव्यू करेंगे कि जिस सेक्टर को हम आज यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, इस सेक्टर में अपने आप कितना पोटेंशियल है। क्योंकि हमेशा हम स्टॉक में तो बाद में आएंगे, लेकिन पहले ये तो समझ ले कि सेक्टर में कितनी ग्रोथ हो सकती है। तो इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट जो है वो अभी 2024 में 65 यूएस बिलियन का एस्टिमेटेड इसका टोटल रेवेन्यू साइज है, जो कि 2030 तक के 130 यूएस बिलियन डॉलर्स हो सकता है। यानी कि आज जो हम सेक्टर की बात कर रहे हैं वो सेक्टर में पूरा ये पोटेंशियल है कि वो डबल हो सकता है, पूरा का पूरा सेक्टर इन नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स। ये चीज हम यहां से, ये इंफॉर्मेशन हम यहां से लेकर के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब पूरा का पूरा सेक्टर डबल हो सकता है तो आप इसको रफली ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि इसकी वजह से अच्छी कंपनियां और अच्छे जो स्टॉक्स होंगे वो भी अपने टॉप लाइन को डबल कर सकेंगे और फिर उनके और उनमें से जिनके मार्जिन अच्छे होंगे, जिनके कैपेक्स प्लान ज्यादा अच्छे होंगे, वो और डबल के ट्रिपल अपने स्टॉक के प्राइस को कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हम यहां से पिक कर लेते हैं। लेकिन इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट को पहले ये समझ लेते हैं कि इसमें वो सारी कंपनीज इंक्लूडेड हैं जो कि इंडियन है इन नेचर, यानी कि वो इंडियन ओरिजिन की कंपनीज हैं, इंडिया में अपने डोमेस्टिक सेल्स करती हैं प्लस एक्सपोर्ट भी करती हैं। ठीक है, इसमें इंडिया की जितनी भी लोकल कंपनीज हैं वो आती हैं। उसके साथ साथ ऐसी फॉरेन कंपनीज या इंटरनेशनल कंपनीज जो कि एक्चुअली यूरोप की हैं और यूएस की हैं, बट इंडिया में आके अपने प्रोडक्ट को इंडिया में भी सेल करती हैं, तो उनका जो टोटल सेल्स होगा उसमें से जो वो इंडिया में सेल्स करते हैं वो इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट का पार्ट बनता है। यानी कि इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट में वो सारी कंपनीज इंक्लूड हो जाती हैं जो कि इंडियन ओरिजिन की हैं, इंडिया में सेल्स करती हैं, प्लस जो फॉरेन ओरिजिन की भी हैं बट इंडिया में जो उनका जितना सेल्स होता है उसको भी इंक्लूड करके ये टोटल आपका फार्मास्यूटिकल मार्केट का साइज बनता है 130 यूएस डॉलर बिलियन इन 2030। और फ्यूचर में भी इसमें आगे जाकर के 450 यूएस बिलियन तक की ग्रोथ देखी जा सकती है। बट उतना दूर का हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि आगे के 5 साल को ही कवर करने की कोशिश करें। अगर हम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करें तो जो मेजर सेगमेंट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के वो है जेनरिक ड्रग्स। हम आगे समझेंगे कि ये बहुत बेसिक मेडिसिन होती हैं। जेनरिक ड्रग्स हर कोई बना लेता है जिनके पास कैपेबिलिटीज होती है। ओटीसी मेडिसिन यानी कि ओवर द काउंटर ड्रग्स, जो कि नॉर्मली मेडिसिन इन नेचर होती हैं बट ये बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आप नॉर्मल फार्मेसी में जाके, जनरल स्टोर में जाके भी ले सकते हो। एपीआई बल्क ड्रग्स यानी कि जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है जिससे आगे जाकर के दवाइयां बनती हैं, मेडिसिन बनते हैं, उनका बल्क मैन्युफैक्चरिंग वो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का पार्ट होता है। वैक्सीन्स जो कि बेसिकली हम देखते हैं कि टीकाकरण होते हैं, उसके बेसिस पे काफी, अब तो खैर कोविड की वजह से भी काफी लोगों को वैक्सीन के बारे में पता चल गया है। और फिर उसके साथ ही साथ इंक्लूड होने वाले कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, बायोसिमिलर्स एंड बायोलॉजिक्स, ये सारी इंफॉर्मेशन हम आगे के वीडियो में बहुत डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो ऑलमोस्ट हर तरह की दवाइयां, हर तरह के मेडिसिन जो कि मार्केट में यूज होते हैं, B2B और B2C हर तरह के प्रोडक्ट को इंक्लूड करके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यहाँ पे डिफाइन की जाती है। सो बेसिकली आज के फार्मा सेक्टर के वीडियो में मैं 3 चीजों को कवर करने वाला हूं। फार्मा वैल्यू चेन यानी कि बेसिक लैंग्वेज में हम बोले तो बिजनेस मॉडल, किसी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल किस तरह से हो सकता है। रेवेन्यू मिक्स यानी कि किस तरह के प्रोडक्ट, किस तरह के सिनेरियोज होने चाहिए और किस तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए एक बेस्ट रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। और रेगुलेशन, बिकॉज फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि अपना बिजनेस फ्रीली नहीं कर सकता, काफी नियम कानून रेगुलेशंस लगते हैं और उनको मीट करना पड़ता है, उन क्राइटेरियाज
क्राइटेरियाज को, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तब जाकर के कोई एक फार्मा कंपनी अपना बिजनेस को चला सकती है। इस वजह से हमको रेगुलेशंस को भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि कभी भी फ्यूचर में हमारे खरीदे हुए शेयर्स में, हमारी खरीदी हुई फार्मा कंपनी में, इनमें से किसी भी चीजों में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो हम हमारा जजमेंट ले सके कि किस तरह से हमें उनमें इन्वेस्टेड रहना है। सो देखिए, यहाँ पे अगर आप कोई भी फार्मा के शेयर्स में इन्वेस्टेड है या फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में एक फार्मा बिजनेस किस तरह से काम करता है। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा फार्मा का वैल्यू चेन। वैल्यू चेन का मतलब होता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट को फाइनल बनने में और मार्केट में उतरने के पहले किन किन प्रोसेस से और किस किस फेजेस से होके गुजरना पड़ता है, वही एक उस प्रोडक्ट का वैल्यू चेन कहलाता है। फार्मा का वैल्यू चेन किसी भी नॉर्मल प्रोडक्ट से थोड़ा अलग होता है। जैसे कि अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें तो उसमें एक तरह से सारे रॉ मटेरियल, ऑटो के इक्विपमेंट्स और उनके ऑटो के एंसिलरीज इकट्ठा करके असेंबल करके कार और ऑटोमोबाइल्स को बनाया जाता है। लेकिन फार्मा का एक अपना एक वैल्यू चेन है, एक अपनी प्रोसेस है, उसको हम समझते हैं। जो एक पूरी प्रोसेस है फार्मा के मेडिसिन के बनने की, उसको हम दो सेगमेंट में बांट सकते हैं। एक है डिस्कवरी फेज, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहां पे न्यू इनोवेशंस किए जाते हैं, नए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उनको हम थोड़ा सा समझेंगे। और फिर जब प्रोडक्ट का एक्सपेरिमेंट हो जाता है, उसके बाद उनको कमर्शियलाइज करना, यानी कि उनको रेडी करके मार्केट में बेचना। ये दो फेजेस होते हैं। ये आपने टॉप लाइन समझ लिया। अब अगर हम इसको ब्रेक करें तो जो R&D फेज होता है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फेज होता है, उसमें भी कई सब फेजेस होते हैं। सब फेजेस का मतलब है, एक जगह पे होती है डिस्कवरी। डिस्कवरी का मतलब यहां पे होता है बहुत बेसिक लेवल में ये देखा जाता है कि हमें बेसिक क्या मॉलिक्यूल बनाना है, क्या केमिकल बनाना है। ये जो अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप हल्का फुल्का समझ सकते हो, ये किसी भी तरह का एक केमिकल स्ट्रक्चर हो सकता है, जो एक केमिकल कंपाउंड हो सकता है, या एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल हो सकता है, अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो उस तरह के डिस्कवरी यहाँ पे डिस्कवरी स्टेज में की जाती है, ताकि ये देखा जाए कि किस तरह का स्ट्रक्चर बनाने से वो एक बीमारी को ठीक कर सकता है। तो यहाँ पे पहले डिस्कवरी होती है, उसके बाद डिस्कवरी होने के बाद उसको प्री क्लिनिकली टेस्ट किया जाता है। प्री क्लिनिकली टेस्ट करने का मतलब होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में टेस्ट करने से पहले उनको लैब में टेस्ट करना। ठीक है, तो किसी भी तरह का कह सकते हैं, आप बेसिक समझ लीजिए इसको, हम इसको साइंस के लैंग्वेज में इन विट्रो टेस्टिंग भी कहा जाता है, यानी कि लैब्स में, टेस्ट ट्यूब्स में, मशीन्स में उनको टेस्ट करके देखा जाता है कि क्या वो दवाई काम कर रही है कि नहीं। उसके बाद आता है क्लिनिकल फेज। क्लिनिकल फेज में यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो दवाई को टेस्ट की जाती है। क्लिनिकल में दो तरह से हो सकता है, एक होती है एनिमल टेस्टिंग और दूसरी होती है ह्यूमन टेस्टिंग। एनिमल टेस्टिंग में ये देखा जाता है कि पहले तो वो छोटी मात्रा में लेकर के उस किसी भी एनिमल में वो उन दवाइयों को टेस्ट करके देखा जाता है कि असर कर रहा है कि नहीं, और अगर वो सक्सेस हो जाता है उसके बाद ह्यूमंस में उन दवाइयों को टेस्ट किया जाता है। ठीक है, और ये सारी टेस्टिंग जब पूरी तरह से पास हो जाती है, सक्सेसफुली रेडी हो जाती है, फिर इनको भेजा जाता है डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट यानी कि फिर उनको बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है, और प्रोड्यूस करने के बाद उनको फिर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग में बाद में आते हैं। तो यहां पे आप समझिए कि जो डिस्कवरी करने का काम है, वो भी कोई ऐसी कंपनी हो सकती है जो बोलेगी कि मैं सिर्फ डिस्कवरी करूंगी। फिर कोई कंपनी हो सकती है जो बोलेगी सिर्फ मैं क्लिनिकल और या मैं प्री क्लिनिकल टेस्टिंग करूंगी। फिर उसके बाद जो होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग। अब जब पूरी तरह से टेस्टिंग हो गई है, प्रोडक्ट ऑलमोस्ट लग रहा है कि हाँ अब ये बीमारी को ठीक कर सकता है, फिर उसकी मास मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। मास मैन्युफैक्चरिंग में अब यहाँ पे किलो में, टन्स में वो प्रोडक्ट बनाया जाएगा, और फिर वो प्रोडक्ट को फॉर्मुलेशन के रूप में बनाया जाएगा, यानी कि एक टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में बनाया जाएगा। जब ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग रेडी हो जाती है, फिर जाकर के प्रोडक्ट लॉन्च होता है। ठीक है, अब जब ये प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो ये किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो सकता है। ये एक इंजेक्शन हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, कैप्सूल हो सकता है, सिरप हो सकता है। अब ये प्रोडक्ट जो होता है, ये प्रोडक्ट जाता है B2C, यानी कि कंज्यूमर को, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो कई कंपनीज होती हैं जो फाइनल प्रोडक्ट बनाती हैं और फिर उनको मार्केट में डायरेक्टली हॉस्पिटल्स और पेशेंट्स को बेचती हैं। ठीक है ना, तो ये चीज अगर आपको पहले फार्मा वैल्यू चेन समझ में आ गई, बिकॉज यहाँ पे अब आगे जो हम बात करने वाले हैं वो हमें समझ में आएगा कि किस तरह से कंपनियां इन अलग अलग फेज में, अलग अलग फार्मा वैल्यू चेन में काम करती है। सो अभी आपको अगर फार्मा वैल्यू चेन समझ में आ गई, तो आपको एक चीज ये समझ में आई होगी कि जो मेडिसिन फाइनली बनती है, उसको बनने के पहले कई छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। और ये सारे स्टेप, ये भी हो सकता है कि ये पूरा स्टेप कोई एक कंपनी कर रही हो, पॉसिबल है। और ये भी हो सकता है कि कोई कंपनी सिर्फ कमर्शियलाइजेशन करती हो, यानी कि लॉन्च के बाद उसको मार्केट में बेचना। कोई ऐसी कंपनी हो सकती है जो सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही हो। तो यहाँ पे इसलिए फार्मा की जो कंपनीज होती हैं, उनको हमें यह समझना होता है कि वो फार्मा वैल्यू चेन में कौन सा बिजनेस मॉडल अपनाई हुई है और किस तरह से उनका बिजनेस वो चला रहे हैं। सो चलिए इसी फार्मा वैल्यू चेन को अब हम पीछे से दोबारा समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरह की कंपनीज होती हैं
फार्मा सेक्टर में, ठीक है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, चाहे वो कैप्सूल हो, टैबलेट हो, उसको जो भी खरीदता है उसको हम पेयर यहाँ पे मानेंगे, यानी कि वो मेडिसिन के लिए पे कर रहा है। वो हो सकता है कोई पेशेंट, ठीक है, जो वो अपने लिए मेडिसिन डायरेक्टली खुद खरीद रहा है, या वो कोई हो सकते हैं हॉस्पिटल्स जो अपने पेशेंट्स के लिए बल्क में बड़े बड़े ऑर्डर्स में मेडिसिन खरीद रहे हैं, या वो हो सकता है किसी भी कंट्री का गवर्नमेंट जो कि वो पूरी की पूरी मेडिसिन बल्क ऑर्डर में वो ले सकते हैं, खरीद सकते हैं अपने सिटीजन्स के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये पेयर होते हैं ये कंज्यूमर कहलाएंगे, और ये जो प्रोडक्ट खरीदते हैं मेडिसिन, वो किनसे खरीदेंगे? वो उन्हीं से खरीदेंगे जिन्होंने फाइनल प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है ना। फाइनल प्रोडक्ट का मतलब होता है फॉर्मुलेशन। ये फॉर्मुलेशन है, यानी कि कोई भी मेडिसिन जब अपने फाइनल फॉर्म में है, यानी कि अब वो पेशेंट उसको डायरेक्टली ले सकता है, उसको कहते हैं फॉर्मुलेशन। कई बार इसको फिक्स्ड डोज फॉर्मुलेशन भी बोला जाता है। ये हो सकता है जैसे कि मैंने बोला सिंपल सा टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, सिरप, ठीक है। ये होते हैं फाइनल फॉर्मुलेशन। जो भी कंपनी फाइनल फॉर्मुलेशन बना रही है वो ये प्रोडक्ट बेचती है पेयर को, यानी कि वो कंपनी जो फॉर्मुलेशन बना के बेचती है वो B2C कर रही होती है बेसिकली, ठीक है। अब यहां पे अगर हम आगे बात करें, ये दो तरह की कंपनीज मेजरली होती हैं। एक तो होती है ओरिजिनेटर फार्मा, या इसको हम इनोवेटर फार्मा भी बोल सकते हैं, यानी कि इन्होंने खुद वो प्रोडक्ट को बनाया था, डिस्कवर किया था, उनके साइंटिस्ट ने नया प्रोडक्ट बनाया था, फिर उसको पेटेंट करवाया, उसके साथ उन्होंने पूरी तरह से अपना रिसर्च करी, और फिर वो प्रोडक्ट खुद ही बना के, खुद ही फाइनल फॉर्मुलेशन बना करके मार्केट में बेच रहे हैं। वो कहलाते हैं ओरिजिनेटर फार्मा। यहां पे इस तरह की कंपनियों के पास ये होता है कि इनके पास मार्जिन्स काफी अच्छे होते हैं, क्योंकि हम इसको आगे भी समझेंगे कि जो ओरिजिनेटर फार्मा होते हैं इनके पास पेटेंट होता है। पेटेंट होने का मतलब हुआ कि ये जो प्रोडक्ट बनाएंगे इनका प्रोडक्ट कोई और कॉपी नहीं कर सकता, इसका मतलब दे आर हैविंग मोनोपोली फॉर एटलीस्ट फ्यू इयर्स, तो वो हम समझेंगे। लेकिन ये ओरिजिनेटर फार्मा हो गए एक तरह की कंपनी। लेकिन एक दूसरी तरह की कंपनियां होती हैं जो होती हैं जेनरिक फार्मा। जेनरिक फार्मा वो कंपनीज होती हैं जो कि ऐसा प्रोडक्ट जो ऑफ पेटेंट हो चुका है, यानी कि अब उसको लीगली कोई भी चाहे तो बना सकता है, बस उनके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए बनाने की, और फिर वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो यहां पे वो जेनरिक फार्मा ऐसी कंपनीज हो सकती हैं जो फॉर्मुलेशन बना के प्रोडक्ट मार्केट में बेच रही हो। यहां पे जो ध्यान रखने वाली बात होती है कि यहां पे कंपटीशन बहुत हाई होता है, ठीक है। कंपटीशन हाई होने की वजह से प्राइसिंग प्रेशर होता है, मार्जिन प्रेशर होता है, और जेनरिक फार्मा कंपनियों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत मैटर करता है। वहीं ओरिजिनेटर फार्मा कंपनियों में मार्जिन का कोई चैलेंज ज्यादा होता नहीं, क्योंकि उनके मार्जिन काफी स्ट्रांग रहते हैं। यहां पे मैं जेनरिक फार्मा को मैंने अलग से इसलिए बताया क्योंकि ये जेनरिक कंपनी फॉर्मुलेशन अलग से करती है, यानी कि फार्मा वैल्यू चेन में जो पीछे होने वाला जो प्रोसेस है वो ये जेनरिक फार्मा कंपनी शायद खुद नहीं करती, ठीक है। इसका मतलब है कि फॉर्मुलेशन बनने से पहले बनाना पड़ता है एपीआई, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसको हम बल्क मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। यानी कि जो भी पाउडर से मिल करके एक टैबलेट बनती है, तो वो जो बेसिक पाउडर होता है, ठीक है, जिसमें फार्मा की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें मेडिसिन की प्रॉपर्टी होती है, वो जो बल्क पाउडर बनता है वो किसी को तो बनाना पड़ेगा। वो जो बनाता है उसको बोला जाता है एपीआई मैन्युफैक्चरर। अब ये जो पाउडर बनाया, तो ये जेनरिक कंपनी जो होती है, ये अगर ये कोई कंपनी अलग है जिनको एपीआई नहीं बनाना, कई बार कंपनीज बोलती हैं कि मेरे को मेरा बिजनेस मॉडल ऐसा रखना है कि मैं बल्क मैन्युफैक्चरिंग मुझे नहीं करना, मैं सिर्फ बल्क मैन्युफैक्चरिंग से बल्क में प्रोडक्ट खरीद के उसको फाइनल फॉर्मुलेशन बना के मार्केट में बेचेंगे। तो हमें जो भी फार्मा की कंपनी है उनका मॉडल को समझना पड़ेगा कि क्या हम जिस कंपनी को खरीदने वाले हैं उसका बिजनेस मॉडल ऐसा है क्या कि वो किसी से एपीआई खरीदते हैं, फिर उसको टैबलेट या इंजेक्शन बनाते हैं और फिर वो मार्केट में बेचते हैं। तो वो हमारी जेनरिक फार्मा की कैटेगरी में आ जाएगी। दूसरी कैटेगरी की कंपनीज होती हैं जो एपीआई खुद बनाती हैं, ठीक है, और फिर खुद ही फॉर्मुलेशन भी बनाती है, यानी कि पहले वो खूब सारा पाउडर बनाएंगे और उस पाउडर को कन्वर्ट करके टैबलेट और कैप्सूल खुद ही बनाएंगे। तो ये जो कंपनीज होती हैं, ये कंपनीज बल्क मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करेंगी और फॉर्मुलेशन भी खुद करेंगी। तो यहां पे जो है इनके पास कंपटीशन हमेशा हाई रहेगा, क्योंकि जेनरिक कैटेगरी की ये कंपनीज होंगी, ठीक है। मतलब जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, हो सकता है और भी 10-12 कंपनीज हो जो सेम प्रोडक्ट बना रहे हो, लेकिन इनको ये एडवांटेज होता है क्योंकि ये घर में खुद अपने एपीआई बना रहे हैं, घर में खुद बल्क मैन्युफैक्चरिंग बना रहे हैं, तो इनको जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल होता है वो कम पड़ता है। इसकी वजह से इनके मार्जिन थोड़े से ज्यादा बेटर होते हैं। तो समरी में बोलूं तो यहाँ पे 3 तरह की मेजरली कंपनी होंगी। एक जेनरिक फार्मा कंपनी जो कि फॉर्मुलेशन बनाएगी बट एपीआई नहीं बनाएगी। इनके पास हमेशा मार्जिन का प्रेशर रहेगा, प्राइस का प्रेशर रहेगा और इनको कंपटीशन का प्रेशर भी झेलना पड़ेगा। दूसरी कंपनीज होती हैं जो कि फॉर्मुलेशन भी बनाती है और बल्क मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। ऐसी कंपनियों के पास कंपटीशन रहेगा क्योंकि ये जेनरिक स्पेस में काम कर रही हैं, लेकिन इनके पास मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा सेफर साइड में होगा।
अगर सेफर साइड में नहीं है तो हमको उस कंपनियों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि भैया आपके मार्जिन अच्छे क्यों नहीं है। लेकिन ऐसी कंपनियों के मार्जिन जेनरिक फार्मा कंपनियों से अच्छे होने चाहिए। और जो तीसरी बात मैंने करी ओरिजिनेटर फार्मा, ये तो मार्जिन के सिनेरियो में बेस्ट होती है क्योंकि इनके ज्यादा हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से इनके मार्जिन काफी स्ट्रांग होते हैं। लेकिन इनके फिर सेल्स कम हो जाते हैं, ये हम आगे समझेंगे, क्योंकि डेफिनेटली हाई प्राइस प्रोडक्ट के सेल्स उतनी ज्यादा नहीं होती। अब यहाँ पे मैंने एक और पार्टनर फार्मा की बात करी है। ये पार्टनर कंपनी वो होंगी जो कि आप ऐसा समझिए कि पेयर यानी कि पेशेंट जो प्रोडक्ट खरीद रहा है, हो सकता है वो ओरिजिनेटर फार्मा वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर तो करती है, यानी कि फॉर्मुलेशन तो बनाती है, बट मार्केटिंग नहीं करती। हमने पीछे फार्मा वैल्यू चेन में समझा था कि मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद प्रोडक्ट की सेल्स और मार्केटिंग होती है, ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है कि ओरिजिनेटर फार्मा खुद कर रहा हो और मार्केटिंग यानी कि खुद अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा हो पेशेंट को, ऐसी कंपनियां भी हो सकती हैं। या फिर वो सोचता होगा कि चलो मैं मार्केटिंग नहीं करूंगा, मैं किसी को मार्केटिंग करने के लिए दे देता हूं, तो वो पार्टनर फार्मा कहलाया। यानी कि वो हो सकता है कि अपने ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को किसी और कंपनी को दे देता होगा कि ले भाई तू बेच। ये उस तरह की कंपनी हो सकती है जो कि शायद फॉरेन कंपनीज हैं, यूएस की हो सकती हैं, यूरोप की हो सकती हैं, और वो इंडिया में मार्केटिंग सेल्स ना करके वो किसी पार्टनर के थ्रू मार्केटिंग और सेल्स कर रही होंगी। तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि अगर हम किसी भी फॉरेन कंपनी को लेते हैं तो वो खुद मार्केटिंग करता है या वो किसी पार्टनर फार्मा के साथ मार्केटिंग करता है, क्योंकि इससे इसका बिजनेस मॉडल और आगे जाकर के इनके रेवेन्यू और इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे उस तरह से इंपैक्ट आता है। तो मेजरली देखा जाए तो ये 3 मेजर तरह की कंपनीज होती हैं जो फाइनल फॉर्मुलेशन पेशेंट को बेचती है। अब हम फार्मा वैल्यू चेन में और थोड़ा पीछे चल के समझते हैं कि अब मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है। तो हमने अभी तक तो ये समझ लिया कि एपीआई यानी कि जो बल्क एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है उसको बल्क में बड़ी बड़ी मात्रा में किसी को तो बनाना है। ये भी हो सकता है कि वो ओरिजिनेटर फार्मा जो है, ठीक है, वो ये मैन्युफैक्चरिंग खुद करे अगर उसके पास वो फैसिलिटी है तो, ठीक है, या फिर वो अब ये चीज किसी से सीएमओ करवाए यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाए। तो जब कोई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाता है तो वो किसी ऐसी कंपनी को ये प्रोजेक्ट दे देगा कि ले भाई तू मेरे लिए इतने टन का ये प्रोडक्ट बना दे, ये पाउडर बना दे। तो वो एक ऐसी पार्टनर कंपनी होगी जो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करती होगी कॉन्ट्रैक्ट में। उस तरह की कंपनियों को बोला जाता है सीएमओ। तो आगे जाकर के जब भी हम किसी फार्मा कंपनी को रिव्यू करेंगे तो हो सकता है हम कोई ऐसी कंपनी को पकड़ें जो सिर्फ सीएमओ उनका बिजनेस मॉडल हो। अब अगर हम फार्मा वैल्यू में चेन में और पीछे जाएं तो मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले हमने समझा था कि रिसर्च करना पड़ता है, क्लिनिकल ट्रायल्स करनी पड़ती है और ड्रग डिस्कवरी करनी पड़ती है। क्लिनिकल ट्रायल्स हो गया, रिसर्च हो गया, डेवलपमेंट हो गया। तो वो रिसर्च को करने के लिए अब यहां पे इनको जरूरत पड़ती है सीआरओ कंपनीज की, यानी कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। ये वो कंपनीज हो सकती हैं जो शायद इन विट्रो, जैसा कि मैंने बोला, लैब में टेस्ट करते होंगे प्रोडक्ट्स को, या एनिमल टेस्टिंग करते होंगे, या ह्यूमन में टेस्टिंग करते होंगे। तो ये जो सीआरओ कंपनीज होती हैं ये वो कंपनी होंगी जो कि फार्मा वैल्यू चेन में ट्रायल्स करेंगी, क्लिनिकल ट्रायल या ड्रग डिस्कवरी। अब आप बोलोगे कि ये जो ओरिजिनेटर फार्मा है ये जब सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग करता है तो ये सेल्फ रिसर्च क्यों नहीं करता? करता है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट ये कंपनियां नहीं करती, ये करती हैं, लेकिन अलग अलग लेवल होते हैं। हो सकता है ये लेवल 1 लेवल 2 में अपना रिसर्च करके फिर किसी सीआरओ कंपनी को दे दें, ठीक है, सीमित, क्योंकि रिसर्च जो है वो बेसिकली एक ओरिजिनेटर फार्मा ज्यादा करता है, ठीक है। जेनरिक कंपनी, एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये लोग सीआरओ इतना ज्यादा नहीं करते क्योंकि उनको सिर्फ इन विट्रो और कभी कभी एनिमल टेस्टिंग करना पड़ता है, तो वो उतना ही थोड़ा बहुत ही लेवल पे रिसर्च करते हैं। ओरिजिनेटर फार्मा को सबसे ज्यादा इंटेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है। तो आप हमेशा ये पार्टनरशिप देखोगे कि जो ओरिजिनेटर फार्मा होगा सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग तो करता ही है, कई बार ये सेल्फ रिसर्च भी करता है, या तो फिर ये किसी को अपना रिसर्च एज ए प्रोजेक्ट किसी कंपनी को देता है। तो हमें यह भी देखना पड़ता है फार्मा के सेक्टर में कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो सीआरओ करती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, अब कोई ऐसी कंपनी भी हो सकती है जो सीआरओ भी करे और सीएमओ भी करे, यानी कि रिसर्च भी करे और मैन्युफैक्चरिंग भी करे। तो वो कॉम्बिनेशन की भी कंपनी हमको मार्केट में देखने को मिल सकती है। और ये जो कॉम्बिनेशन है रिसर्च का और मैन्युफैक्चरिंग का, इसको कहा जाता है क्रैम्स इंडस्ट्री, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। ये वो कंपनी होंगी जो ये किसी भी जेनरिक एपीआई, पार्टनर फार्मा तो ज्यादा नहीं करेंगे बट फिर भी ओरिजिनेटर फार्मा, इनके लिए या तो कॉन्ट्रैक्ट में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट में रिसर्च करेंगे। तो ये जो क्रैम्स की जो कंपनीज होती हैं ये होती हैं B2B। जब हमने ये केमिकल सेक्टर का एनालिसिस किया था वहां पे हमने बिजनेस मॉडल को समझा था कि B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस कंपनीज क्या होती हैं और B2C बिजनेस टू कंज्यूमर कंपनीज क्या होती हैं। तो जो क्रैम्स कंपनी होती है ये B2B होती है क्योंकि ये अपना प्रोडक्ट किसी भी फार्मा कंपनी को बेचती है जो कि फाइनल फॉर्मुलेशन बनाता है, और जो फाइनल फॉर्मुलेशन बनाने वाली जो कंपनी होती है वो अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर को बेचती है। तो इसलिए उनका जो बिजनेस मॉडल हुआ वो हुआ B2C, ठीक है ना। अब
यहाँ पे एक चीज और देखने वाली बात होगी, अगर हम फार्मा वैल्यू चेन में और थोड़ा पीछे जाएं तो जो एपीआई मैन्युफैक्चरर होता है, यानी कि जो फाइनल बल्क में यानी कि थोक में वो प्रोडक्ट बनाता है, यानी कि पाउडर बना रहा होगा या शायद कोई सॉल्यूशन बना रहा होगा, उसको बनाने के लिए उसको और कुछ रॉ मटेरियल्स लगते हैं और उसके लिए उनको जरूरत पड़ती है इंटरमीडिएट सप्लायर्स की। और ऐसे इंटरमीडिएट सप्लायर्स जो कि या तो खुद या तो किसी से की स्टार्टिंग मटेरियल लेकर के बनाते होंगे। तो देखिए बेसिकली इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, पैरासीटामोल जो कि हमने काफी नाम सुना है, ये एक मेडिसिन है जो कि यूज की जाती है। तो अगर आपने हल्की फुल्की भी केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप ये देख सकते हो कि ये एक तरह का बेसिक कोई एक केमिकल स्ट्रक्चर है, पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ये एक स्टार्टिंग मटेरियल है, ठीक है। इस स्टार्टिंग मटेरियल में फिर आप देखते हो कि ये सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज किया जा रहा है एज एंड कुछ कैटलिस्ट यूज किए जा रहे हैं। तो ये कुछ छोटे मोटे केमिकल्स हैं जो इस रिएक्शन को लगाने में यूज किए जाते हैं। तो ये की स्टार्टिंग मटेरियल कहलाएंगे, ठीक है। और फिर उससे एक इंटरमीडिएट बनता है, ये इंटरमीडिएट का नाम है पैरा अमाइनोफिनॉल, ठीक है। इसका आपके एक अलग से केमिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है। फिर उसके बाद कुछ और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया गया है, एक और रिएक्शन लगाई गई है और उसके बाद जाकर के एक पैरासीटामोल यानी कि वो एक मेडिसिन बनी। तो इसको अगर आप वापस से इसी चेन में समझोगे तो ये की स्टार्टिंग मटेरियल वो एक छोटा सा केमिकल है जो कि सबसे पहले बनाया जाता है। फिर उसके बाद कुछ रिएक्शन करके एक दो चीजों को मिला करके एक इंटरमीडिएट बनाया जाता है और फिर उसके बाद पैरासीटामोल का एक पाउडर बनता है, वो पाउडर कहलाएगा बल्क या एपीआई। फिर उस पाउडर को कुछ कुछ चीजों से मिला करके एक टैबलेट बनाया जाएगा, वो टैबलेट कहलाता है फॉर्मुलेशन, ठीक है ना। तो हमने समझ लिया टैबलेट बनाने वाली कंपनी फॉर्मुलेशन कंपनी कहलाएगी, बल्क में बनाने वाली कंपनी एपीआई मैन्युफैक्चरर कहलाएगी। और फिर उसको बनाने के लिए जो इंटरमीडिएट सप्लायर्स होंगे वो भी अपने आप में एक कंपनीज होती हैं। इसमें भी हमारे कई स्टॉक मार्केट में कई कंपनीज लिस्ट हैं जो कि ये सप्लाई करती हैं इस तरह के, जो मैंने अभी केमिकल के स्ट्रक्चर्स दिखाए, इस तरह के छोटे छोटे केमिकल्स बनाती हैं जो कि आगे जाकर के बड़ी बड़ी दवाइयां बनाते हैं। तो इस तरह की कंपनियों को भी हमें स्टडी करना चाहिए। और फिर उसके बाद भी मैंने बताया कि एक और स्टार्टिंग मटेरियल वाला कुछ केमिकल होता है जो कि कोई भी कंपनीज बनाती हैं और एट द एंड वो आपको फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहां पे ये जो ग्रीन में जो मैंने हाईलाइट किया है ये फार्मा कैटेगरी में पूरी तरह से फॉल नहीं करती। जब आप इसको स्क्रीनर पे देखोगे तो ये वो कंपनीज होंगी जो खास करके केमिकल इंडस्ट्री में या केमिकल सेक्टर में बिलोंग करती हैं, लेकिन ये इनका पूरा का पूरा जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो फार्मास्यूटिकल होता है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि आगे जाकर के मेडिसिन का रूप लेते हैं। तो वो होने के लिए वो एक केमिकल कंपनीज है, बट एट द एंड वो एक तरह से फार्मा के ही सेक्टर में बिलोंग करेंगी, ना कि केमिकल सेक्टर में। तो जब भी हम किसी इस तरह की कंपनी को फ्यूचर में रिव्यू करेंगे तो मैं ये वाला पॉइंट दोबारा से हाईलाइट करूंगा कि ये इनका जो नेचर होगा ये केमिकल इंडस्ट्री की तरह थोड़ा कम होकर के ये एक फार्मा कंपनियों की तरह इसका नेचर होगा। तो ये आपको फार्मा वैल्यू चेन यहां पे आकर के समझ में आ गई होगी। तो ये मैंने बात कर ली फार्मा वैल्यू चेन की, जो कि बेसिक लैंग्वेज में बोलूं तो ये बिजनेस मॉडल होता है कंपनियों का, जो कि हमें समझना चाहिए कि कंपनी के बिजनेस मॉडल ये पूरे फार्मा वैल्यू चेन में वो कौन सा काम है जो वो करते हैं। क्योंकि आगे जाकर के जब भी हम कंपेयर करेंगे वन शेयर वर्सेस अदर, तो हमें हमेशा याद रखना होगा कि हम सिमिलर तरीके की कंपनियों को कंपेयर करें। सारे फार्मा कंपनियों को आप एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अब एक क्विक चीज मैं बता दूं जो कि मैंने यहाँ पे कवर करने वाला हूं आगे जाकर के, रेगुलेशंस, उसको मैं यहाँ पे क्विकली कवर करता हूं कि ये फार्मा वैल्यू चेन होते होते आपको कुछ ये जो रेड कलर के आपको बबल्स दिख रहे हैं ये रेगुलेशंस बबल है, यानी कि ये रेगुलेशंस और रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे तो आपको फ्यूचर में आप अपना प्रोडक्ट बना सकते हो, अपना बिजनेस चला सकते हो। ड्रग डिस्कवरी करने से पहले आपको IND अप्रूवल चाहिए, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। कोई भी नया ड्रग जब आप बनाते हो तो उसको बनाने के पहले आपको IND फाइल करना पड़ता है, ठीक है। ये कौन फाइल करेगा? ये वही फाइल करेगा जो ओरिजिनली रिसर्च करता है। ओरिजिनली रिसर्च कौन करता है? सिर्फ ओरिजिनेटर फार्मा। कॉपीकैट कंपनीज, जेनरिक कंपनीज ये सब काम नहीं करती। तो ओरिजिनेटर फार्मा IND फाइलिंग करती है और ये IND फाइलिंग वो जिस दिन से करती है उस दिन से आपके पेटेंट के 20 इयर्स काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ओरिजिनेटर ने IND की फाइलिंग कब की थी, इसलिए जब भी हम रेगुलेशंस की भी बात करेंगे तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है NDA, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। जब भी क्लिनिकल ट्रायल होता है यानी कि ह्यूमंस में कोई भी ड्रग को, मेडिसिन को टेस्ट करना होता है, उसके पहले NDA लेना पड़ता है, न्यू ड्रग अप्रूवल लेना पड़ता है रेगुलेटरी अथॉरिटी से, जो कि हम आगे बात करेंगे। और ये अप्रूवल कौन लेगा? ओरिजिनेटर फार्मा लेगा, क्योंकि वही मोस्टली रिसर्च करते हैं, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लेगा जो किसी ओरिजिनेटर फार्मा के लिए रिसर्च कर रहा है। अगर मान लो हम किसी CRO कंपनी में हमने स्टॉक्स ले रखे हैं तो हमको उनके NDA अप्रूवल्स के बारे में ट्रैकिंग रखनी चाहिए। फिर आ जाता है इंपॉर्टेंट ANDA अप्रूवल, एब्रिवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ये उन कंपनियों को अप्रूवल लेना पड़ता है जो कि कॉपी मेडिसिन बनाती है, यानी कि जेनरिक कंपनीज किसी भी ओरिजिनल मेडिसिन का कॉपी मेडिसिन बनाते हैं, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो उनको एप्लीकेशन लगाना पड़ता है ANDA का। जब भी हम किसी जेनरिक फार्मा कंपनी में या ऐसी API कंपनी जो अपने फॉर्मुलेशन खुद बनाती है उनमें हम हमारे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो हमको उनके ANDA फाइलिंग को ध्यान में रखना चाहिए कि उनको कितने अप्रूवल मिले हैं,
कब रिजेक्शंस मिला है, तो ये चीज रेगुलेशन के मामले में इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जो कि मैंने बताया कि जो फार्मा वैल्यू चेन है ये किसी भी कंपनी का हमको बिजनेस मॉडल समझाता है, तो मैं क्विकली आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि किस किस तरह की जो मेजरली हम फार्मा सेक्टर में जो कंपनियों के नाम सुनते हैं वो किन किन सेगमेंट में कैसे कैसे फॉल कर रही हैं। तो देखिए यहां पे मैंने एफर्ट्स लगा करके ये चीज समझाने की आपको कोशिश की है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप डेफिनेटली, अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको फिर डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिए कि ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लग रही है। तो यहां पे देखिए मैंने बात करी जेनरिक कंपनी होगी और ओरिजिनेटर फार्मा होगी। जेनरिक कंपनियों में वो कंपनी होंगी जो कॉपी मॉलिक्यूल्स बनाती है, ठीक है ना। तो ये जो कॉपी मॉलिक्यूल्स बनाती है उनमें से कुछ कंपनीज है जो फाइनल फॉर्मुलेशन बनाते हैं। उनमें से फाइनल फॉर्मुलेशन वाली कंपनीज हैं डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, ग्लेनमार्क, और मैंने ये बोला था कि कोई ऐसी कंपनीज होंगी जो सिर्फ फॉर्मुलेशन बनाती हैं, एपीआई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती। उनमें से जेनरिक बनाने वाली इंडियन कंपनीज है मैनकाइंड, टोरेंट, ठीक है। और फिर अगर हम फार्मा वैल्यू चेन में देखें कि कोई कोई ऐसी कंपनीज है जो फॉर्मुलेशन भी बनाती है और एपीआई मैन्युफैक्चरिंग भी करती हैं, तो वो ऐसी कंपनीज है डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, ठीक है, जेनरिक कैटेगरी में। और फिर मैंने बात करी थी कि कोई ऐसी कंपनीज होंगी जो फॉर्मुलेशन बिल्कुल भी नहीं बनाती, बोलती है हमें फाइनल टैबलेट तो बनाने नहीं है, हम बल्क बना करके ही खुश हैं, ठीक है। वो कंपनीज है डिवीज और न्यूलैंड, ठीक है। लेकिन डिवीज और न्यूलैंड साथ साथ सीडीएमओ भी करती हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट भी करते हैं। तो इनका जो बिजनेस मॉडल है वो सीडीएमओ प्लस एपीआई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस मॉडल है, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखा जाए तो ये क्या करते हैं डिवीज और न्यूलैंड, ये किसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट में बल्क मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे, ले भैया मैं तेरे लिए 10 टन 20 टन बना के दे रहा हूं, या फिर वो खुद के लिए एपीआई मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो ये किसी के लिए भी बना करके दे देंगे। और फिर जो फाइनल फॉर्मुलेशन है वो या तो डॉक्टर रेड्डीज जैसे जेनरिक कंपनीज बनाएंगी या ओरिजिनेटर फार्मा कंपनीज बनाएंगी जो कि इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं, वो अपना फाइनल फॉर्मुलेशन बना सकते हैं। तो डिवीज और न्यूलैंड का मॉडल ऐसा है। अब अगर बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा के सब्सिडरीज हैं जो कि सीडीएमओ और सीआरओ अलग से करते हैं। तो डॉक्टर रेड्डीज का ओरिजिन करके उनका एक सब्सिडरीज है, अगर आप उनके एनुअल रिपोर्ट्स देखोगे तो आप उसमें उनकी सब्सिडरी लिस्ट में देखोगे कि ओरिजिन करके कंपनी है जो कि सीआरओ और सीडीएमओ करती है। ये डॉक्टर रेड्डीज के लिए खुद भी करेगी या फिर ये किसी भी कंपनी के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। सन फार्मा का अपना खुद का एक सब्सिडरी है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, स्पार्क नाम है उसका। तो अभी ये जो कंपनीज है ये एक तरह से आप देखोगे तो ये डॉक्टर रेड्डीज के और सन फार्मा के जो एनुअल जो इनका रेवेन्यू आता है, जो इनके क्वार्टरली रिपोर्ट आते हैं, तो इसका रेवेन्यू ऑलरेडी इनमें इंक्लूडेड होता है, ठीक है। वहीं अगर आप ग्लेनमार्क देखोगे तो ग्लेनमार्क अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, एपीआई भी मैन्युफैक्चरिंग करता है और फाइनल फॉर्मुलेशन भी बनाता है। तो ये पूरा अपना अकेले कर लेता है तीनों काम। लेकिन जो रिसर्च है, ठीक है, उसके लिए उन्होंने ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस को अलग से स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया हुआ है। अब ये जो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस है ये अपने आप में सिर्फ एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ये किसी भी बड़ी कंपनियों के लिए सिर्फ रिसर्च करेगा। और रिसर्च का मतलब क्या हुआ, या तो वो लैब टेस्टिंग करेगा इन विट्रो, या तो वो एनिमल टेस्टिंग करेगा, या ह्यूमन टेस्टिंग करेगा अगर उनके पास लाइसेंस है और फैसिलिटीज हैं तो अब हमें याद रखना होता है कि ग्लेनमार्क से दोनों फार्मा कंपनीज हैं, लेकिन हम इन दो में से किस में इन्वेस्टेड हैं, और जिसमें भी इन्वेस्टेड है हमको उसके बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंगली ही फ्यूचर में जाकर के कंपैरिजन और फर्दर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने होते हैं। यहां तक कि आपको समझ में आ गया। अब अगर मैं आगे बात करूं तो इंडियन जेनरिक में बायोकॉन एक ऐसी कंपनी है जो कि सिर्फ एपीआई मैन्युफैक्चरिंग करती है और थोड़े बहुत फॉर्मुलेशन बनाती है, ठीक है। तो थोड़े बहुत फॉर्मुलेशन बनाने का मतलब क्या हुआ, डिटेल तो हम तब समझेंगे जब हम कभी बायोकॉन को रिव्यू करेंगे, लेकिन एग्जांपल के तौर पे हो सकता है ये टैबलेट्स बनाते हो, कैप्सूल्स नहीं बनाते हो सकता है कैप्सूल्स बनाते हो, इंजेक्शंस नहीं बनाते हो। तो इस तरह से ये फॉर्मुलेशंस थोड़े बहुत बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर ये बल्क मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लॉरस लैब, इसका मैंने एक पूरा वीडियो रिव्यू किया हुआ है, हमारे चैनल पे अपलोडेड है, तो उसको जरूर से देखिएगा। लॉरस लैब क्या करता है, ये मेजरली बल्क मैन्युफैक्चरिंग करता है, बट साथ ही साथ ये फॉर्मुलेशन में धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है। तो अब ये अपने खुद के फॉर्मुलेशन बनाना धीरे धीरे शुरू किया है। कैपेबिलिटीज और इनका फ्यूचर में कैपेक्स प्लान जिस तरह से है, तो ये अभी टैबलेट्स और कैप्सूल बेसिकली ये बना रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ थोड़ा सा ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करता है। इसलिए आप देखिए यहाँ पे इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप जो भी फार्मा की कंपनी को खरीद रहे हैं, आप जो भी फार्मा की कंपनी में इन्वेस्टेड है, तो आप उसके बिजनेस मॉडल को समझिए कि वो फार्मा वैल्यू चेन में कौन सा सर्विस और किस तरह का प्रोसेस फॉलो करता है। अब बायोकॉन की अगर मैं बात करूं तो इनका एक अलग से एक कंपनी लिस्टेड है सिंजीन के नाम से, जो कि बायोकॉन की ही सब्सिडरी है। ये सिंजीन सीआरओ करती है सिर्फ, यानी कि किसी भी बड़ी कंपनियों के लिए रिसर्च करती है। तो आपको यहां समझना पड़ेगा कि देखिए, अब यहां पे अगर मैं क्विकली समरी बोलूं तो डॉक्टर रेड्डीज जो है वो B2C कहलाएगी, ठीक है, B2B B2C है, लेकिन जो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस है और जो सिंजीन है ये B2B है। तो आपको इस तरह से कंपैरिजन करना पड़ता है। मैनकाइंड टोरेंट ये सिर्फ B2C है, इनका कोई B2B का बिजनेस कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है।
अब मैं बात करता हूं ओरिजिनेटर फार्मा की। ओरिजिनेटर फार्मा यानी कि ये इंटरनेशनल कंपनीज होंगी, ये इंडिया बेस्ड कंपनी नहीं है, ये यूएस बेस्ड होंगी या यूरोप में बेस्ड होंगी या जापान और साउथ कोरिया की भी कंपनीज हो सकती हैं, ठीक है। ये वो कंपनीज होंगी, इनमें भी अलग अलग तरह की कंपनीज है। ऐसी कंपनीज जो सिर्फ फॉर्मुलेशन बनाती हैं और सिर्फ फॉर्मुलेशन बना के इंडिया में बेचती हैं, ऐसी कंपनीज है एस्ट्राजेनिका, एबॉट। अगर ये यहाँ पे फॉर्मुलेशन ला करके बेचती हैं तो फिर ये बनाती कहाँ है, मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है? तो हो सकता है इनकी मैन्युफैक्चरिंग कोई और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर कर रहा हो, या तो फिर ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये अपने फॉरेन के प्लांट में, इनका यूरोप में कोई प्लांट होगा, यूएस में कोई प्लांट होगा, वहां पे ये मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया में इंपोर्ट करके इंडिया के मार्केट में बेच रहे हो सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, तो आपको उस तरह से प्रोडक्ट को देखना पड़ता है। फिर कोई ऐसी भी इंटरनेशनल कंपनीज है जो कि फॉर्मुलेशन बना के मार्केट तो कर रही है, बट साथ ही साथ इनका इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। फाइजर का है, जीएसके का है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इनके पास हो सकते हैं 50 प्रोडक्ट है, 50 में से हो सकता है ये 25 प्रोडक्ट इंडिया में बना रहे हैं और इंडिया में बेच रहे हैं, तो वहां पे इनको ज्यादा अच्छे मार्जिन्स बनेंगे, ज्यादा अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। और फिर हो सकता है इनके 25 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये फॉरेन में बना के इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। हमको उनके फिर प्रोडक्ट मिक्स को देखना पड़ता है कि इंपोर्ट कितना करते हैं और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कितना करते हैं। तो इसलिए ये कंपनीज को इस तरीके से देखा जाता है। अब अगर मैं बात करूं तो इनके लिए किस तरह के चैलेंजेस होते हैं, जब इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि हमें मेक इन इंडिया मेडिसिन चाहिए, तब इस तरह की कंपनियों को चैलेंज होता है जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। अगर इंपोर्ट में इनको ज्यादा कस्टम ड्यूटी लग रही है, इंपोर्ट में इनके ज्यादा प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो ये प्रोडक्ट बहुत हाई कॉस्ट मेडिसिन हो जाते हैं। तो अगर डॉक्टर इनके हाई कॉस्ट मेडिसिन को नहीं प्रिस्क्राइब करेगा, नहीं लिखेगा, तो इनकी सेल्स में इंपैक्ट आएगा। तो इस वजह से इनके बिजनेस मॉडल को समझना इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक के एक फार्मा वैल्यू चेन यानी कि फार्मा कंपनी का बिजनेस मॉडल हमें किस तरह से देखना चाहिए वो आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे मैंने सारी कंपनियों को डेफिनेटली कवर नहीं किया है, बट आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्टेड हैं आपको ये देखना बहुत जरूरी होगा कि वो इस फार्मा वैल्यू चेन में किस सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट चलिए अब हम बात करते हैं रेवेन्यू मिक्स की, क्योंकि अब जो कि प्रोडक्ट इनका बन गया है या जो कि इनका सर्विस रेडी हो गया है, अब हमें ये देखना होगा कि इनके जो रेवेन्यू है वो किन सेगमेंट से आता है। क्योंकि एक फार्मा कंपनी में जो इनका रेवेन्यू मिक्स होता है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि मार्जिन क्या होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे बड़ी चीज हो जाती है जियोग्राफी, यानी कि कोई भी कंपनी जो हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे जो ये कंपनी है क्या ये सिर्फ डोमेस्टिक सेल्स कर रही है यानी कि सिर्फ इंडिया में बेच रही है, या ये यूएस यूरोप में बेच रही है, यानी कि यूएस और यूरोप ही क्यों, क्योंकि ये डेवलप्ड नेशंस हैं, यहाँ पे ज्यादा अच्छा प्राइस मिलता है, ज्यादा सेल्स होते हैं, ठीक है। या फिर ये रेस्ट ऑफ वर्ल्ड यानी कि अदर कंट्रीज हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, चाइना हो गया, वहां पे सेल्स कर रहे हैं। तो इनका जो रेशियो है जियोग्राफिकली ये भी हमें देखना होता है, क्योंकि जो सिर्फ डोमेस्टिकली सेल कर रही है अगर कोई कंपनी, तो उनके जो टॉप लाइन रेवेन्यू है उसमें उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी कम रहेगी एज कंपेयर टू एनी कंपनी विच इज सेलिंग मोस्टली इन यूएस एंड यूरोप। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, चाइना एंड अदर डेवलपिंग नेशंस में अगेन वहां पे मार्जिन कम होंगे, प्राइस कम होंगे, बट एक्सपेंशन के हिसाब से वो एरिया भी कंपनीज के देखने होते हैं। तो हम जिस भी कंपनी में इन्वेस्टेड है हमें ये देखना होगा कि वो जियोग्राफिकली उनके रेवेन्यू कहां से आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोडक्ट मिक्स। इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जैसा कि मैंने बोला दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं फार्मा में, एक तो होता है इनोवेटर प्रोडक्ट, यानी कि जिन्होंने खुद अपना रिसर्च किया, उनके साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके वो एक नया मेडिसिन बनाए जिसकी वजह से उनको पेटेंट मिलता है। पेटेंट जब मिलता है तो जो पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो उनको राइट्स देते हैं कि अब आप इसको अगले इतने सालों तक, ठीक है, आप अकेले बनाओगे और कोई नहीं बनाएगा, यानी कि उनको उतने टाइम के लिए मोनोपोली मिल जाती है। तो अगर किसी भी कंपनी के पास इनोवेटर प्रोडक्ट है यानी कि उनके पास मोनोपोली है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, ये उसके लिए एडवांटेज होगा। लेकिन अगर कोई कंपनी सिर्फ जेनरिक्स बनाती है, ठीक है ना, तो वहां पे फिर कंपटीशन हाई होता है, प्राइसिंग प्रेशर होते हैं, मार्जिन मेंटेन करना हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा प्रोडक्ट मिक्स होता है बायोलॉजिक्स वर्सेस बायोसिमिलर। इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। सो बायोलॉजिक्स का मतलब होता है ऐसे मेडिसिन जो कि किसी भी तरह के बायो यानी कि लाइफ के फॉर्म को यूज करके वो मेडिसिन बनाई गई हो, और ये जो बायोलॉजिक्स होते हैं ये काफी एक्सपेंसिव मेडिसिन होती हैं, और इसकी वजह से इनके जो मार्जिन होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी होती है, वो काफी स्ट्रांग होती है। और यही बायोलॉजिक्स के जब पेटेंट एक्सपायर हो जाता है यानी कि अब उनकी मोनोपोली चली जाती है, तो जो दूसरी कंपनीज होती हैं वो उनकी कॉपी बनाने लगती हैं, उनको कहा जाता है बायोसिमिलर्स। सो कहने का मतलब होता है कि बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स दोनों ही जो नॉर्मल बेसिक मेडिसिन होती हैं उनसे एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है, जिसकी वजह से उनके मार्जिन काफी अच्छे देखे जाते हैं। लेकिन बायोलॉजिक्स के सबसे ज्यादा अच्छे मार्जिन देखे जाएंगे और बायोसिमिलर का उससे थोड़ा कम। तो इस तरह से बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स का कॉम्बिनेशन अगर उस कंपनी का हम समझ सकते हैं तो हमको काफी एनालिसिस करने में फायदा होता है। फिर जो दूसरे कैटेगरी के प्रोडक्ट्स होते हैं फार्मा के, वो कहलाते हैं जेनरिक्स, राइट। जैसा कि मैंने बोला कि जब भी कोई पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा तो कोई भी कंपनी उसका कॉपी वर्जन बना सकती है, वो जेनरिक्स कहलाते हैं। लेकिन फिर वो जो कॉपी वर्जन भी है उसको वो कंपनियां दो तरीके से बेचती हैं, ब्रांडेड जेनरिक्स के नाम से, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स जेनरिक कैटेगरी में भी बेच सकती हैं। ब्रांडेड जेनरिक्स मतलब
कोई कंपनी उसको कॉपी तो बना लेगी, लेकिन फिर उस पर वो अपना नाम दे देगी, उसको अपना लेबल दे देगी, और फिर वो ब्रांडेड होने की वजह से बिकेगा। कई ऐसे इंडियन फार्मा कंपनीज हैं जिनका जो मेजर कोर स्ट्रेंथ है वो उनके ब्रांडेड जेनरिक्स प्रोडक्ट की वजह से ही है। जब भी हम फ्यूचर में कभी इस तरह की इंडियन फार्मा कंपनियों को रिव्यू करेंगे तो हम देखेंगे कि ब्रांडेड जेनरिक्स उनका सबसे अच्छा प्रोडक्ट मिक्स होगा। कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स में वो किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन या उसको किसी मॉडिफाइड तरीके से एक डिवाइस में, मेडिकल डिवाइस हो गया या किसी स्पेशल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू वो बना करके बेचेंगे, तो वो कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे उनको मोट मिल जाता है। जेनरिक्स कंपनी में जैसा कि हम समझते हैं कि काफी हद तक के कॉम्पिटिशन होता है, तो जेनरिक कंपनी वर्सेस जेनरिक कंपनी अगर हमें चुनना होगा तब हमें देखना पड़ेगा कि उनके पास कितने ब्रांडेड जेनरिक्स हैं, कितने कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स हैं, और उनके पास इस तरह के ब्रांडेड मोट, ब्रांडेड एडवांटेज है क्या। तो वहां पे हमको एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में काफी हेल्प मिलती है। फिर एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट होता है जिसको ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर बोलते हैं, या न्यूट्रास्यूटिकल टाइप के भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए आपको डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं होती, ये आप जाकर के सेल्फ परचेज भी कर सकते हो। जैसे कि बैंडेड हो गया, ग्लूकोज हो गया, इनो हो गया, ये भी एक तरह से है तो मेडिसिनल प्रोडक्ट, लेकिन इनके लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। न्यूट्रास्यूटिकल्स में आपको एनर्जी ड्रिंक्स हो गए, ओआरएस हो गया, या फिर इवन कोई स्ट्रेंथ के विटामिन के कोई सप्लीमेंट्स हो गए, वो न्यूट्रास्यूटिकल्स में आते हैं। तो अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि ओटीसी और न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाती है, वो एक एफएमसीजी कंपनी की तरह काम करेगी। उसको आप फार्मा कंपनी की तरह एनालाइज करोगे तो शायद थोड़ा सा मिस कर जाओ। आपको उसको एक एफएमसीजी कंपनी की तरह ही एनालाइज करना चाहिए और उससे उतना ही एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। तो इसलिए आपको एक रेवेन्यू मिक्स में ये भी समझना होता है कि कंपनी के प्रोडक्ट मिक्स क्या है, किस तरह के प्रोडक्ट्स उन कंपनियों के पास है, ठीक है ना। तो उससे हमको एक काफी एक अच्छा एस्टिमेट मिलता है बिजनेस का कि ये बिजनेस यहां से कहां तक जा सकता है। फिर एक मिक्स हमको देखना चाहिए, वो होता है थेरेपी मिक्स। थेरेपी मिक्स का मतलब है कि अब ये जो भी दवाइयां बना रहे हैं ये किस तरह की बीमारियों में यूज होता है। हमने ये चीज समझी थी जब हमने हॉस्पिटल सेक्टर का वीडियो किया था डिस्कशन, तब हमने ये समझा था कि हर बीमारी एक तरह की नहीं होती और हर ट्रीटमेंट एक तरह का नहीं होता। कोई ऐसी बीमारियां होती हैं जहां बेसिक मेडिसिन चाहिए, सिंपल मेडिसिन चाहिए, तो वहां पे उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। लेकिन कई ऐसी कॉम्प्लेक्स डिजीजेस होंगे, बीमारियां होंगी जहां पे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। सेम चीज यहां पे भी अप्लाई होती है फार्मा सेक्टर में। अगर कोई बीमारी एक्यूट है, एक्यूट का मतलब होता है कि एक बार होगी, दो बार होगी, फिर ठीक हो जाएगी, तो वो एक्यूट कैटेगरी में होता है। जैसे सर्दी हो गई, ठीक है, या किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया छोटा मोटा जो कि एक बार होकर के ठीक हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब छोटी बीमारियां हो गई। और फिर होती है क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब होता है जो लॉन्ग टर्म कोई ऐसी बीमारी है जो लंबे समय तक चलती है, जैसे कि डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया। तो जो बीमारी क्रोनिक होगी, लंबी चलेगी, वहां पे फार्मा कंपनियों को ज्यादा लॉन्ग टर्म रेवेन्यू जनरेट होगा। और जो एक्यूट होगा उनके लिए उनको काफी सीजनल, आप उसमें साइक्लिक बिहेवियर देखोगे, अप्स एंड डाउन्स देखोगे। तो अब हमें उनके रेवेन्यू मिक्स में ये देखना पड़ेगा कि उनके पास क्रोनिक मेडिसिन कितनी है और एक्यूट प्रोडक्ट्स उनके पास मेडिसिन कितने हैं। तो अकॉर्डिंगली आप वहां पे एक जजमेंट ले सकते हो। फिर उसके बाद थेरेपी, जो कि मैंने बात करी कि क्या वो कार्डियोलॉजी में उनके मेडिसिन हैं जो कि हार्ट से रिलेटेड है, न्यूरोलॉजी में है जो कि ब्रेन से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी यानी कि लंग्स और आपके सांस लेने के जो प्रोसेस होता है उससे रिलेटेड है। तो ये जो होते हैं ये इनके हाई कॉस्ट मेडिसिन होते हैं, ठीक है। फिर एंटी डायबिटिक या ऑन्कोलॉजी रिलेटेड है, तो ये जो होते हैं ये होते हैं थोड़े से अगर एंटी डायबिटिक की बात की जाए तो ये मेडिसिन सस्ती होती है लेकिन लॉन्ग टर्म की मेडिसिन होती है। ऑन्कोलॉजी की बात की जाए यानी कि कैंसर रिलेटेड, तो ये महंगी भी होती हैं और लॉन्ग टर्म भी चलती हैं। फिर अगर एंटी इन्फेक्टिव की बात की जाए कि कोई एलर्जी हो गई या कोई इन्फेक्शन हो गया, वो एक्यूट होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम्स ज्यादा होने चाहिए, यहाँ पे प्राइसिंग प्रेशर होता है, कंपटीशन ज्यादा होता है। जीआई मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, डर्मा मतलब डर्मेटोलॉजी यानी कि स्किन से रिलेटेड। सो ये बीमारियां उतनी ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन तो हो सकती है लेकिन उतना ज्यादा मार्जिन जनरेशन नहीं देती है। तो अब यहाँ पे हमें समझना पड़ता है कि हम जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका कार्डियक से कितना पोर्टफोलियो आता है, न्यूरो से कितना पोर्टफोलियो है, रेस्पिरेटरी, ऑन्कोलॉजी, क्योंकि ये वो मेजर सेगमेंट है जहां से ज्यादा हाई मार्जिन के रेवेन्यू और लॉन्ग टर्म रेवेन्यूज बन सकते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें फार्मा कंपनीज में रेवेन्यू मिक्स देखना जरूरी होता है। तो अब हमने समझ लिया कि बिजनेस मॉडल कंपनी का किस तरह से होता है, किस तरह से होना चाहिए, रेवेन्यू मिक्स किस तरह से होता है और किस तरह से होना चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है रेगुलेशंस। तो ये रेगुलेशन वाले सेगमेंट को मैं बहुत क्विकली कवर करूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तो है, बट अभी सेक्टर को समझने के लिए इतना जानना जरूरी होगा कि कई ऐसे नियम और कई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि एक फार्मा कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। जब कभी भी इन रेगुलेशन की तरफ से किसी भी तरह के फेवरिंग डिसीजन आएंगे तो कंपनियों को फायदा होता है, और अगर कोई अगेंस्ट कोई नेगेटिव डिसीजन आएंगे तो डेफिनेटली उसको कंपनियों को नुकसान होता है। तो यहाँ पे एक तो होता है अप्रूवल रेगुलेशन, यानी कि आपको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके मार्केट करने के लिए
उस रेस्पेक्टिव कंट्री के रेगुलेशन से अप्रूवल लेना पड़ता है। यूएस में प्रोडक्ट को सेल करने के लिए यूएस एफडीए से अप्रूवल लेना पड़ता है, यूरोप के लिए यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन से, और इंडिया में सिडेस्को से। और अकॉर्डिंगली अगर आप किसी और कंट्री में भी अगर किसी और कंट्री में मार्केट कर रहे हैं तो उसी हिसाब से रेस्पेक्टिव कंट्री से अप्रूवल्स लेने होते हैं। ये हो गए इंटरनेशनल लेवल पे रेगुलेशन। अब यही वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कभी कभी आकर के जो भी रिस्पेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहां पे आकर के उनका ऑडिट करते हैं। उस ऑडिट में अगर किसी भी तरह के चैलेंजिंग सिचुएशन देखे गए, कोई ऑब्जर्वेशन देखी गई, तो उनकी अप्रूवल्स को रिजेक्ट किया जा सकता है, होल्ड पे लगाया जा सकता है। तो कभी भी इस तरह के ऑडिट्स होते हैं और उसकी बेसिस पे किसी भी तरह का बैन लग गया या प्लांट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, उससे बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। तो कभी भी आपके जो भी फार्मा के शेयर में आप इन्वेस्टेड हो और उसके यूएस से काफी ज्यादा बिजनेस आता है, तो वहां पे आपके यूएस से रिलेटेड जितने भी ऑडिट है और उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट, और सिमिलरली यूरोप से रिलेटेड भी। ये जो हो गए ये अप्रूवल से रिलेटेड रेगुलेशंस हो गए। फिर इसके बाद कई लॉज होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। मैं यहाँ पे एक टॉपिक कवर करूंगा जो कि IRA है, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। यूएस से रिलेटेड ये एक लॉ है जो कि फ्यूचर में आ सकता है, जिसकी वजह से फार्मास्यूटिकल के प्राइसेस जो हैं वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। इस तरह का कोई लॉ आता है यूएस में या किसी भी और कंट्री में, तो वो उस कंपनी के प्रोडक्ट के प्राइस को कंट्रोल करेगा और जिसकी वजह से सेल्स जो है वो कम हो सकती है। फिर अगर हम इंडिया से रिलेटेड बात करें तो ये दो बबल इंडिया से रिलेटेड है। NLEM, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई कुछ 800 मॉलिक्यूल की लिस्ट है, ठीक है, जिसका प्राइस कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। अगर किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट इस NLEM लिस्ट में आता है तो उसका प्राइस जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए एक जो प्राइस का जो बेनिफिट होता है वो चला जाता है। आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड ही वो प्राइस रखने पड़ेंगे। ये NLEM के थ्रू प्राइस कंट्रोल होता है। अब यहाँ पे कई कंपनीज होती हैं जो इसका फायदा उठा पाती हैं, क्योंकि प्राइस कम करके वो ज्यादा वॉल्यूम्स बेच सकती हैं, ज्यादा गवर्नमेंट अकाउंट्स में सेल्स करके अपना रेवेन्यू बना लेती हैं। या तो फिर किसी कंपनियों को नुकसान होता है अगर वो प्राइस कम होने के बाद भी रेवेन्यू ना बना पाए। तो कभी भी अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप जिस फार्मा कंपनी में इन्वेस्टेड हो और वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं और वो प्रोडक्ट इस लिस्ट में कभी फ्यूचर में इंक्लूड हो गया, तो वो एक तरह से देखा जा सकता है काफी नेगेटिव इंपैक्ट दे सकता है। DPCO की अगर हम बात करें तो ये है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ये लॉ है, ये जो है ये एक लॉ है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है, एक्ट है ये जो बनाया गया है, जो कि किसी भी फार्मा कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। इस लॉ के तहत जितने भी प्रोडक्ट हैं इंडिया में उनके प्राइस को डिफाइन किया जाता है कि आप कितना प्राइस रखोगे और आगे जाकर के आप कितने प्राइस को बढ़ा सकते हो और कब बढ़ा सकते हो। तो बेस्ड ऑन दैट भी ये काफी कुछ डिपेंड करता है कि इंडिया के जो रेगुलेशंस है वो भी कई बार फार्मा के प्राइसेस को काफी हद तक के इंपैक्ट करते हैं और इसकी वजह से एक चैलेंजिंग सिनेरियोस देखी जा सकती है। एक और यहाँ पे रेगुलेशन है TMR का, ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन, ठीक है। ये भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा डिफाइन किया गया एक लॉ है जो कि DPCO के अंडर ही आता है। इसमें ये बताया गया है कि जो मार्जिन्स होते हैं, क्योंकि जो फार्मा का प्रोडक्ट है जो आपको MRP पे मिलता है उसके अंदर एक रिटेलर का अपना एक मार्जिन होता है, उसके बाद एक होलसेलर होता है जिसका एक अपना मार्जिन होता है, और फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरर होता है यानी कि फार्मा कंपनी जिसने अपने वो प्रोडक्ट को बेचा होगा, ठीक है ना। तो वो जो मार्जिन्स है, जो मैन्युफैक्चरर से MRP का जो बीच का प्राइस है, वो मार्जिन को भी कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी कभी कुछ कुछ तरीके के लॉज बनाती है। तो 2019 में 42 ऐसे ड्रग्स थे एंटी कैंसर रिलेटेड जो कि TMR का शिकार हुए थे और जिसकी वजह से उनके मार्जिन्स और सेल्स में काफी इंपैक्ट आया था। तो इस तरह के भी हमको रेगुलेशंस पे नजर रखनी होती है अगर हमारे प्रोडक्ट और हमारी कंपनी इन रिस्क में फॉल करती है। तो ये तो हो गया एक तरह से फार्मा से रिलेटेड रेगुलेशन। कई बार कुछ इंडिया रिलेटेड नॉन फार्मा यानी कि बोल सकते हैं हेल्थ केयर रिलेटेड भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं, जैसे कि NMC का कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स। ये एक टाइम पे काफी चर्चे में था क्योंकि इवन रिसेंटली भी ये आया था कि डॉक्टर्स जो हैं अब वो ब्रांड नहीं लिखेंगे, अब वो जेनरिक नाम लिखेंगे। यानी कि जब वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वो पैरासिटामोल जो कि उसका API है वो पैरासिटामोल लिखेंगे, ना कि जो कि उसका ब्रांड नाम है यानी कि डोलो। इस तरह के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इंपैक्ट करेगा किसी भी ऐसी जेनरिक कंपनी को जिनका ब्रांडेड जेनरिक की वजह से सेल होता है। इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी हमें काफी ध्यान में रखना होता है। तो ये तो मैंने टॉप लाइन क्विकली कवर कर लिया, बट जब भी हम फ्यूचर में किसी भी फार्मा के सेक्टर को डीप में स्टडी करते हैं, वो जिस भी जियोग्राफी में बिजनेस कर रहे हैं तो उस जियोग्राफी का रेगुलेशन हमें समझना चाहिए। वो जिस भी तरह के प्रोडक्ट्स और थेरेपी में बिजनेस कर रहे हैं तो उस थेरेपी से रिलेटेड हमको उनके मार्जिन्स, उनके जो प्राइस हाइक है, जो प्राइस का उनकी जो प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है, उनके जो प्राइस रेगुलेशंस हैं उनको समझना पड़ेगा, और उनसे रिलेटेड जो भी अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड लॉ है वो समझना पड़ेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रेगुलेशंस को फार्मा सेक्टर में समझना। और इन सबसे ऊपर अगर मैं बात करूं तो पेटेंट और अप्रूवल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि
पेटेंट अगर किसी भी कंपनी के पास किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का है तो उसको कम से कम जितना भी साल का पेटेंट उनको मिला है, अलग अलग साल मिलते हैं, 5 साल 7 साल डिपेंडिंग, जैसा कि मैंने बताया था कि एनडीए जब फाइल करते हैं उससे 20 साल मिलता है आपको पेटेंट। तो कई बार वो जो पूरा प्रोसेस होते होते कई समय निकल जाता है, तो किसी किसी प्रोडक्ट को 10 साल बचते हैं, किसी को 7 साल, किसी को अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। तो जितना साल उस कंपनी को पेटेंट मिला है तब तक उनके पास वो मोनोपोली राइट होगा। तो ऐसे पेटेंट्स मिलना किसी भी कंपनी के लिए बहुत अच्छा एडवांटेज हो सकता है, बशर्ते वो प्रोडक्ट उतना मेडिकल वैल्यू रखता हो, बीमारी को ठीक करने का उतना उसमें कैपेबिलिटी हो, तो वो पेटेंट उतना इंपॉर्टेंट रहता है। एंड अप्रूवल डेफिनेटली कैसे कैसे वो अप्रूवल जो है अलग अलग कंट्रीज में कंपनीज को मिलते हैं और वो कंटिन्यू भी होते हैं, क्योंकि अप्रूवल्स का रिन्यूअल टाइम होता है, बार बार उनको रिव्यू करना होता है, एंड अकॉर्डिंगली अप्रूवल्स कंटिन्यू करने होते हैं। तो ये रेगुलेशंस आपको एक फार्मा सेक्टर में, फार्मा की कंपनियों में देखना जरूरी है। सो ये समरी, तो यहाँ पे अगर मैं समरी दूं तो फार्मा सेक्टर में आपको ये बेसिक 3 चीजें तो पता होनी ही चाहिए कि आपके फार्मा के शेयर का बिजनेस मॉडल क्या है, फार्मा वैल्यू चेन में वो कहाँ फिट बैठता है, उनका रेवेन्यू मिक्स क्या है, और वो रेगुलेशंस ऐसे कौन कौन से हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए और हर क्वार्टर में उनको रिव्यू करना चाहिए। तो नेक्स्ट सेगमेंट में हम स्क्रीनर में जाके ये देख लेते हैं कि जो अलग अलग कंपनीज हैं इनके किस तरह से स्क्रीनर में पैरामीटर्स दिख रहे हैं। सो जब आप स्क्रीनर पे जाके सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज को एक साथ देखोगे तो मोर देन 185 फार्मा कंपनीज आपको दिखेंगी, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा इसमें वो सारे तरह तरह की कंपनीज सब यहाँ पे मिक्स मैच होकर के इकट्ठी हैं। यानी कि आपको यहाँ पे फॉर्मुलेशन कंपनीज भी मिलेंगी, आपको यहाँ पे सीएमओ बनाने वाली कंपनी, एपीआई मैन्युफैक्चरर्स भी मिलेंगे, सीआरओ भी मिलेंगे, क्रैम्प्स भी मिलेंगे, इंटरमीडिएट सप्लाईज भी शायद थोड़े बहुत मिल जाए, और ओरिजिनेटर फार्मा भी मिलेगा। सो ये जो पूरे ग्रुप ऑफ कंपनीज है हम इनको एक साथ नहीं देख सकते, क्योंकि हर कंपनी का, हर बिजनेस का थोड़ा थोड़ा अलग मॉडल है, इसलिए हम इसको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऐसे फार्मा की कंपनीज जो कि इंडियन है, यानी कि वो इंडिया में बल्क ड्रग्स भी बनाते हैं और फॉर्मुलेशंस भी बनाते हैं। ये उस तरह की कंपनीज हो गई जो फॉर्मुलेशंस भी बना रही हैं और एपीआई मैन्युफैक्चरर भी कर रही हैं। इसमें जो सबसे बड़ी का मार्केट साइज के हिसाब से वो है सन फार्मा, जाइडस, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ये है टॉप कंपनीज। तो जब भी आप कंपेयर करो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आपको इन रेस्पेक्टिव कंपनीज को एक साथ देखना चाहिए, क्योंकि इनका नेचर ऑफ बिजनेस थोड़ा अलग है। इनके मार्जिन्स स्ट्रॉन्ग देखे जा सकते हैं क्योंकि इनके पास खुद के फॉर्मुलेशंस हैं। इनके खुद के फॉर्मुलेशन की वजह से इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो आपको अच्छे रेंज में दिखेंगे। अगर उनके रेंज में प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे नहीं है तो आपको वहां पे ध्यान देना पड़ेगा और चैलेंज करना पड़ेगा कि इनके फॉर्मुलेशन होने के बाद भी इनके मार्जिन अच्छे क्यों नहीं है। ये इंडियन कंपनी होने की वजह से ये काफी हद तक के ब्रांडेड जेनरिक्स ये बेचते होंगे। तो जब आप इनके प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो को जाके देखोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि इनके पास ब्रांडेड जेनरिक्स कितने हैं। 100 करोड़ के ब्रांड्स होंगे इनके पास, और वो इनके पास नंबर ऑफ 100 करोड़ ब्रांड्स कितने हैं, क्योंकि वही उनके बिजनेस को डिफाइन करता है। नेक्स्ट सेगमेंट की अगर हम बात करें तो ऐसी इंडियन कंपनीज जो कि बल्क ड्रग बनाती हैं, यहां पे ये फॉर्मुलेशन जैसा कोई नाम नहीं है। यानी कि किस तरह की कंपनीज हुई, ये वो कंपनीज हुई जो फॉर्मुलेशन नहीं बनाती और खास करके एपीआई मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करती हैं। इसमें आती है डिवीज। डिवीज यहाँ पे सबसे बड़ी, मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी है। न्यूलैंड, जुबलिएंट, एमी ऑर्गेनिक्स, ये रेस्पेक्टिव वो कंपनीज हैं जो कि इस तरह की बल्क मैन्युफैक्चरिंग करती हैं स्पेशली। अब इनके जो है, क्योंकि ये वॉल्यूम्स में ज्यादा खेलते हैं, इनके पास कैपेसिटी एक्सपेंशन के प्लान्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है, और इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगेन जिसके ज्यादा अच्छे होंगे वो ज्यादा स्ट्रांग माना जाएगा, और इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी स्ट्रांग एरिया में होने चाहिए, या फिर इनके फ्यूचर जो मार्जिन के जो कमेंट्री होती है जब हम कॉन्स कॉल में देखते हैं तो एक आगे फ्यूचर आउटलुक अच्छा होना चाहिए। जो सेगमेंट होता है वो ऐसी इंडियन कंपनीज जो कि सिर्फ फॉर्मुलेशन बनाती है, यहाँ पे कोई बल्क ड्रग नहीं बनाती। यानी मैं उन कंपनियों की बात कर रहा हूं जो कि सिर्फ फॉर्मुलेशन बनाते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी कंपनी है वो टोरेंट फार्मा है एज पर द मार्केट कैप। अब यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होंगे ये ज्यादा अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि ये फाइनल फॉर्मुलेशन बेचते हैं और ये B2C होते हैं, ठीक है। ये B2C यानी कि डायरेक्ट टैबलेट और कैप्सूल बना के कंज्यूमर को बेचते हैं। तो इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखोगे 28 टुवर्ड्स द हायर साइड है, 33, 32। अगर इनके मार्जिन कम है तो वहां पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि क्यों इनके मार्जिन कम है। अदरवाइज देखा जाए तो ये बिजनेसेस जो है वो B2C कैटेगरी में ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज यानी कि इंटरनेशनल कंपनीज जो कि इंडियन नहीं है, इंडिया ओरिजिन की नहीं है, फॉरेन बेस्ड है, यूएस हो सकती है, यूरोप हो सकती है, और ये इंडिया के स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, ठीक है। और इंडिया में लिस्ट होने के बाद वो इंडिया के मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। जो फाइनल फॉर्मुलेशन तो डेफिनेटली मार्केट में बेचती है, यानी कि B2C तो ये डेफिनेटली करती हैं। इसमें से कुछ कंपनीज होंगी जो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रखी होंगी और कुछ कंपनीज होंगी जो यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती होंगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे एबॉट है जो कि सबसे बड़ा लार्ज कैप जो जिनका सबसे बड़ा मार्केट कैप है, और अकॉर्डिंगली GSK, फाइजर, इनके भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक स्ट्रॉन्ग 25 प्लस होने चाहिए। 30 प्लस है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इनके हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स होने चाहिए। अगर इनके मार्जिन काफी कम है तो हमें जाकर के इसको स्टडी करना पड़ेगा कि ये किस तरह का मार्जिन प्रेशर झेल रहे हैं, ठीक है, और कमेंट्री को स्टडी करना पड़ेगा। और उसके बाद जो कुछ कंपनीज हो गई जो सिर्फ CDMO और CRO करती हैं, अकॉर्डिंगली हमको उनको अलग से देखना पड़ेगा, उनको हम जनरल फार्मा कंपनीज के अकॉर्डिंगली कंपेयर नहीं कर सकते।
और फिर जैसे कि मैंने बोला था कि कुछ ऐसी कंपनीज है जो कि फार्मा से रिलेटेड इंटरमीडिएट और केमिकल सप्लाईज करती हैं और केमिकल इंडस्ट्री में फॉल करती हैं। उनमें देखिए यहाँ पे अगर क्विकली उनमें से कोई कंपनी देखे तो दीपक नाइट्रेट है जो कि कुछ फिनॉल्स और बेंजीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि फार्मा में जाता है। फिर आरती इंडस्ट्रीज है, फिर उसके बाद विनती ऑर्गेनिक्स है, फिर उसके बाद आपका फाइन ऑर्गेनिक्स है, बालाजी अमीन्स है। बेसिक केमिकल कंपनीज हैं, केमिकल इंडस्ट्री को भी ये प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, बट साथ ही साथ फार्मा में भी प्रोडक्ट इनके सप्लाई करते हैं। अगर एक एग्जांपल के लिए, मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है बट ये एक एग्जांपल की तरह से एक कंपनी का नाम देखे जो क्रोनॉक्स लैब साइंसेज है, ये रिसेंटली स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है। ये जो कंपनी है ये देखने के लिए केमिकल इंडस्ट्री में है, बट अगर ये जो प्रोडक्ट बनाता है ये पूरी तरह से देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल्स, साइंटिफिक लैबोरेटरीज, न्यूट्रास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रोकेमिकल्स से रिलेटेड ही इनके बेसिक सारे केमिकल प्रोडक्ट्स हैं। तो ये उस तरह की कंपनीज है जो कि फार्मा इन नेचर है बट है केमिकल इंडस्ट्री। तो जब भी हम फार्मा सेक्टर की बात करते हैं तो शायद हमको इनको भी एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि फार्मा का ग्रोथ डेफिनेटली इनको भी मिलेगा। जिस तरह से फार्मा ग्रो करेगा उस तरह से इनमें भी ग्रोथ आएगी। सो ये था ओवरव्यू एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर का। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक को यहाँ पे रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, बट आप कमेंट में बताइए कि कौन सा ऐसा फार्मा शेयर है जिसको हमको डिटेल में एनालिसिस करना चाहिए। बट ये वीडियो को आप सेव कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो हमको हो सकता है बार बार जरूरत पड़े, क्योंकि आगे फ्यूचर में मैं क्विकली इस वीडियो का कभी भी कोई भी पॉइंटर का रेफरेंस दे सकता हूं कि इस तरह से हमें फार्मा का इवैल्यूएशन करना चाहिए, ये पॉइंटर देखने चाहिए। सो ये वीडियो को आप डाउनलोड करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है आपको बार बार देखने की जरूरत पड़े। चैनल पे प्लीज विजिट करके ये जरूर देखिए कि मैंने इसी तरह के सेक्टर एनालिसिस की पूरी एक सीरीज बना रहा हूं, जहां पे हम हर सेक्टर को बहुत डिटेल में और इसी तरह के कॉन्सेप्चुअली हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के पॉइंटर हमें शेयर्स में देखने चाहिए। यहाँ पे मैंने हॉस्पिटल सेक्टर का एनालिसिस किया हुआ है, केमिकल सेक्टर का एनालिसिस किया हुआ है, पेंट सेक्टर का एनालिसिस किया है, और साथ ही साथ ये वीडियो अब यहाँ पे आ जाएगा जो कि फार्मा सेक्टर का एनालिसिस होगा। और आगे जाकर के हम इसी तरह से और भी कई सेक्टरों का एनालिसिस वीडियो डेफिनेटली हम यहाँ बनाएंगे। तो चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।